Hey everyone, how are you doing? I hope you all are doing well, and I am also back with the new lecture of same chapter. सेम चैप्टर इसलिए क्योंकि हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स प्रॉपरली क्लियर कर सको, राइट? सो चैप्टर इज चैप्टर 13 अगेन, व्हाई डू वी फॉल इल। और आज हमारा टॉपिक रहेगा मीन्स ऑफ स्प्रेड। हालांकि मैं उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का टॉपिक थोड़ा सा बेटर क्लैरिफाई कर दूँ, ठीक है? उसके लिए आई टेक दिस साइड ऑफ द बोर्ड, और वहाँ मुझे थोड़ा सा आपको कल जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, मैंने आपको इन्फेक्शियस एजेंट्स पढ़ाए थे, जहाँ पे मैंने आपको वायरसेस और बैक्टीरियाज के बारे में बताया था, ठीक है? मैंने आपको कहा था कि सारे बैक्टीरिया तो आपस में एक दूसरे से सेम ही होते हैं, है ना? और ये कहा था कि ये सिमिलर होते हैं, एंड ये बैक्टीरियाज का इन्फेक्ट करने का तरीका भी सेम रहता है। और मैंने आपको कहा था कि ये क्या करते हैं, सेल वॉल फॉर्म करते हैं, और सेल वॉल फॉर्म करके और प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, और उस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से ये बैक्टीरियाज बचे रहते हैं। एंड व्हाट हैपेंस इज द इम्यून सेल कैन नॉट रीच आउट टू दैट बैक्टीरिया। मतलब इम्यून सेल्स इन बैक्टीरिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाते क्योंकि सेल वॉल से प्रोटेक्टेड है बैक्टीरिया। लेकिन जैसे ही हमने एंटीबायोटिक्स लिया, एंटीबायोटिक्स का काम क्या है, सेल वॉल को बनने नहीं देना। तो सिंस वो सेल वॉल को बनने नहीं देते हैं, तो इसीलिए बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे इम्यून सेल्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। अवेलेबल इन द सेंस इम्यून सेल्स बैक्टीरिया को ईजिली मारने की एक कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है? वो तो हो गया बैक्टीरिया का। तो विच मीन्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि दे कैन बी वीकंड ज़्यादा ठीक रहेगा, वीकंड बाय एंटीबायोटिक्स। रेस्ट तो हमारे इम्यून सेल्स ही काम कर रहे हैं, बट एंटीबायोटिक्स से वीकन हो सकते हैं, ठीक है? और फिर इम्यून सेल्स को मार गिराते हैं। ये था बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट। सारे बैक्टीरियाज के लिए काफ़ी है क्योंकि वो सब सेम होते हैं ऑलमोस्ट। मतलब वैसे डिफरेंट होते हैं बट बेसिक मेटाबॉलिकल पाथवे, मतलब बेसिक जो इनकी बॉडी के जैसे हम सारे इंसान एक तरीके से वैसे वी ऑल आर अलग अलग ह्यूमंस, राइट? लेकिन एक जो ह्यूमन के जीने का जो बेसिक तरीका है वो सबका सेम होता है, वैसा ही समझ लो। तो ये तो बैक्टीरिया का केस हो गया। और मैंने आपको वायरसेस के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि वायरसेस बैक्टीरिया से और भी छोटे होते हैं, ठीक है? और दे आर जस्ट लाइक सिम कार्ड। मैंने आपको कहा था कि सिम कार्ड के जैसा होता है, जो बहुत ही ये है कि अगर सिम कार्ड जैसे कि फ़ोन के अंदर नहीं डालो, सेल फोन के अंदर, तब तक वो काम का नहीं होता है। उसी तरीके से वायरसेस भी जब तक ये काइंड ऑफ नॉन लिविंग होता है आउटसाइड अ सेल के बाहर तो कुछ नहीं होता, नॉन लिविंग होता है। ये तभी एक्टिवेट बट गेट्स एक्टिवेटेड when enters a cell। जब कोई सेल के अंदर जब फिर ये सेल के अंदर आ जाता है तब एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है? तो यानी कि इसके लिए एक लिविंग सेल होना ज़रूरी है, यही बताया था ना मैंने। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि वाई एंटीबायोटिक्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर वायरसेस, तो आपको यही आंसर देना है कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक का काम है सेल वॉल को बनने से रोकना। तो वो जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसको बनने से रोकता है, तो हमारे इम्यून सेल्स उसको मार सकते हैं। लेकिन सिंस वायरसेस दे डोंट हैव द सिमिलर वे ऑफ अटैकिंग आवर सेल्स, इनका वे ऑफ अटैकिंग अलग है, ये फिर हमारे सेल में एंटर कर जाता है। तो एंटीबायोटिक लेके हम क्या करेंगे, हमारे सेल में एंटर कर जाता है तो फिर हमें ऐसी दवाई लेनी पड़ेगी जिससे हमारा सेल भी सेफ हो जाए और ये वायरस भी निकल जाए, तो फिर अप्रोच अलग हो जाएगा। सिमिलर इज फंगी वगैरह। तो मैंने ये सब आपको बहुत क्लियरली समझा दिया सब प्रीवियस लेक्चर में। अब थोड़ा पकड़ लिया ना आपने नर्व्स, तो अब मीन्स ऑफ स्प्रेड पे आते हैं। यानी कि हर बीमारी के स्प्रेड होने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है? तो इसमें मैं सबसे पहले ले रही हूँ डायरेक्ट ट्रांसमिशन।
ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि क्या डालूं मैं, डायरेक्ट कांटेक्ट डाल सकते हैं, आई मीन हैंडशेक वगैरह जो होता है, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया जिसमें हैंडशेक, तभी तो इंडिया का एक बहुत अच्छा सिस्टम होता था नमस्ते। क्यों होता था नमस्ते? क्योंकि इसमें एटलीस्ट टचिंग कम से कम नहीं होता है, ठीक है। तो हैंडशेकिंग वगैरह या कोई भी शेयरिंग ऑफ आर्टिकल्स, कुछ भी सामान, जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो और उसने कोई चीज़ यूज़ करा हो, तो शेयरिंग ऑफ एनी आर्टिकल यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन्स ने जो भी चीज़ें यूज़ करी है, जो भी आर्टिकल्स यूज़ करे हैं, उसको अगर जो भी आर्टिकल यूज़ करा है वो अगर शेयर करा तो उससे फैल जाते हैं। तो इस तरीके से फैलने वाले बीमारियों में एग्जाम्पल ले लेते हैं चिकन पॉक्स, ठीक है। चिकन पॉक्स वगैरह ऐसे ही फैलते हैं। उसके बाद में इसी के अंदर आ जाता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें आप सोचो क्या हो सकता है, अगर डायरेक्ट में डायरेक्ट कांटेक्ट आ गया और चीज़ें जो इन्फेक्टेड पर्सन यूज़ करी है वो हो गया, तो फिर हमारे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या आ जाएगा बच्चों? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आ जाएगा इसमें कोई पैथोजन इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। एक काम करती हूँ मैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन के आपको थोड़े से और वे आउट बताती हूँ। तो डायरेक्ट कांटेक्ट एक तो ये हो गया, एंड आफ्टर डायरेक्ट ट्रांसमिशन में ड्रॉपलेट्स, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं ना बच्चों, छींका खांसा, उससे जो हो गए, ठीक है। तो ड्रॉपलेट्स हो गए, जैसे कि इसमें कोल्ड कफ, ट्यूबरक्यूलोसिस, ये सारी जो बीमारियां हैं ये आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन विथ सॉइल, जैसे कि टेटनस, या फिर एनिमल बाइट्स। एग्जाम्पल हो जाएगा रेबीज, ठीक है बच्चों। तो ये आप देखो कि ये है डायरेक्ट ट्रांसमिशन के तरीके, जिसमें या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए इन्फेक्टेड पर्सन से, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से कोई भी आर्टिकल शेयर कर लिया, उसकी वजह से हो गया, है ना। या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया। ड्रॉपलेट यानी कि जैसे किसी ने छींका या खांसा, तो मुंह से जो भी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं ना, वो समझ ही गए होगे मैं क्या कह रही हूँ। मुंह से जो निकलता है छींकने पे या खांसने पे, तो उससे जो बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे कोल्ड कफ में होता ही है ना। अगर कोई भी आपके कोल्ड वाला बच्चा या कफ वाला बच्चा अगर आपके बहुत पास बैठा है, तो आप लोग डरते हो कि नहीं डरते हो? बहुत डरना होता है। आपकी टीचर भी, आजकल तो खैर वैसे ही बच्चे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सब समझ रहे हैं हम लोग, जो आजकल का पैंडेमिक का दौर है उसमें तो ये इन्फेक्शन, ये वाला पार्ट तो आप खुद ही समझ रहे हो कितना प्रॉब्लमेटिक है। तो मास्क लगा के, क्यों बोलते हैं कि मास्क लगाया करो? मास्क इसीलिए लगाया करो बिकॉज क्या हो जाता है कि ये ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं आते, तो दूसरों को फैलने से हम बचा सकते हैं।
तो यहाँ है ड्रॉपलेट का प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसीलिए कोल्ड कफ वाले लोगों से तो जितना दूर रहें उतना ठीक है। कोल्ड कफ वाले लोग भी मास्क लगाएं, और फिलहाल तो मास्क ही सही है। जितना मास्क हम लगा सकते हैं, लगा के बाहर निकल सकते हैं, उतना बेटर है हमारे लिए, ठीक है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। देन द इन्फेक्शन ऑल्सो डायरेक्ट, जैसे आप मिट्टी विट्टी के साथ खेल लिया, चोट लग गई, जैसे देखो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है, गिर जाते हैं, तो लोग जैसे वो सॉइल में, मिट्टी में लग जाता है ना उनको, तो इमीडिएटली क्या देते हैं, टेटनस लगाते हैं, क्योंकि इस तरह के सॉइल या मिट्टी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से टेटनस का खतरा बढ़ जाता है। टेटनस जो है ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी नाम का बैक्टीरिया कॉज करता है, और ये बैक्टीरिया मतलब टेटनस थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बीमारी है, जानलेवा है एक तरीके से मैं बताऊं तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो लॉक जॉ हो जाते हैं। जॉ जो होता है ना, ये बिल्कुल ये लॉक हो जाता है, काम ही नहीं करता। और एनिमल बाइट्स में आ जाते हैं, डायरेक्ट में एनिमल बाइट्स से रेबीज़ भी हो सकता है। तो ये कुछ हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से स्प्रेड हो जाते हैं। अब मैं आती हूँ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन पे, ठीक है। डायरेक्ट आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, तो अब आते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन पे। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, आई विल टेक द सेकेंड ऑप्शन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें आ जाएंगे इंटरमीडिएट एजेंट इन्वॉल्व, ठीक है। इंटरमीडिएट एजेंट इन्वॉल्व है, लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हीकल बॉर्न। अब व्हीकल बॉर्न यानी कि गाड़ी नहीं, फूड एंड वाटर बॉर्न, ठीक है। जो फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं, जैसे कि खाने से जो फैलता है, मतलब कंटैमिनेटेड खाना खा लिया या कंटैमिनेटेड वाटर ले लिया, तो उससे जो फैलता है ना बच्चों, ये हो गया आपका फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज़। इसके एग्जाम्पल हैं टाइफॉइड, कोलेरा, ये सब गंदा खाना या गंदा पानी पीने से होता है, ठीक है। तो इसमें मतलब व्हीकल कौन है, फूड या वाटर, इसमें बैठ के माइक्रोब आया था और इनको खाने से फिर हमें टाइफॉइड या कोलेरा के होने के चांसेस हैं। दूसरा है वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न यानी कि कैरियर्स इन्वॉल्व, लाइक एग्जाम्पल हो गया मॉस्किटो इज द कैरियर फॉर मलेरिया which is caused by malarial parasite, ठीक है। तो जो मलेरियल पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम बोलते हैं उसको, मैं लिख भी देती हूँ। मलेरियल पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। ये एक प्रोटोजोआ है, कल मैं सिखा रही थी ना आपको प्रोटोजोआ, तो ये एक प्रोटोजोआ है, और ये प्रोटोजोआ मलेरिया कॉज करता है। और ये मलेरिया मॉस्किटो से, मतलब मॉस्किटो के अंदर ये प्लाज्मोडियम रहता है। जैसे ही मॉस्किटो हमें बाइट करता है ना, तो उसके बाइटिंग की वजह से वो मलेरियल पैरासाइट हमारी बॉडी में आ जाता है, और जैसे ही वो हमारी बॉडी में आ जाएगा, ऑब्वियसली उसके बाद में वो स्प्रेड होगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाया मॉस्किटो। मॉस्किटो बाइट से सिर्फ मलेरिया ही नहीं, डिजीज़ेज़ में मतलब एक तो मलेरिया है, और मलेरिया के अलावा जो डिजीज़ेज़ हैं वो है फिलेरियासिस, डेंगू,
ये सब मॉस्किटो बॉर्न डिजीज मतलब वेक्टर बॉर्न हो गए ना, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जिसमें एजेंट इन्वॉल्व है, एजेंट में एक तो व्हीकल बॉर्न फूड या वाटर हो गया, या वेक्टर बॉर्न कैरियर्स इन्वॉल्व, जैसे कि मॉस्किटो, ये दोनों भी मॉस्किटो बॉर्न ही हैं। हाउस फ्लाई वाला आ जाए, जैसे इनके कैरियर्स कौन है, मॉस्किटो हैं, ठीक है। हाउस फ्लाई जो कैरियर है होता है, हाउस फ्लाई एज अ कैरियर, इसका एग्जाम्पल है डिजीज अमीबिक डिसेंट्री, जिसमें लोगों को वो होता है ना, स्टूल पैसेज होता है विथ म्यूकस एंड ब्लड एंड सिवियर एब्डोमेन पेन होता है, तो ये एक हाउस फ्लाई कैरियर होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। फाइन बच्चों, तो ये तो कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस के वैसे स्प्रेड होने का है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं दूसरा तरीका जिससे कि डिजीज़ स्प्रेड हो सकता है, और वो है, आई विल टेल यू, वो आ गया जैसे कि फॉर एग्जांपल एड्स है। एड्स क्या है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें एज में क्या होता है कि हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स आर infected by a virus called as HIV। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एड्स का फुल फॉर्म और HIV का फुल फॉर्म, तो बी केयरफुल विथ HIV। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज़ फॉर HIV। HIV पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है एड्स का, ठीक है। तो एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। सो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसके स्प्रेड होने के जो तरीके हैं, पहला है सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तीसरा है यूज्ड सिरिंजेस, और फोर्थ है फ्रॉम इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट मदर टू इट्स fetus। तो बच्चों sexual contact with infected person, if a person is in sexual contact with someone who is infected with AIDS, ठीक है, जो AIDS से ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ऐसे पर्सन के साथ अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर लेते हैं देन द डिजीज़ गेट स्प्रेड। फिर देयर इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है बच्चों कि जब कोई जिसको ब्लड की नीड होती है तो उनको क्या करते हैं, ब्लड अलग से चढ़ाया जाता है। तो जब वो ब्लड चढ़ाते हैं ना तो ये आता है ब्लड, मतलब अगर मान लो कोई एड्स इन्फेक्टेड होगा तो उसका ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाए अनइन्फेक्टेड वाले में तो फिर वो होता है, ठीक है। यानी कोई एड्स वाला बंदा, उसका ब्लड अगर नॉर्मल पर्सन में ट्रांसफ्यूज़ कर दो तो उसको भी हो जाएगा। देन यूज्ड सिरिंजेस, किसी मतलब
सिरिंज यूज़ करते हैं ना, तो आज देखते हो आजकल कितना अलर्ट रहते हैं लोग कि सब, मतलब इवन एवरीवन नोज़ कि हमें यूज्ड सिरिंजेस ना दी जाए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से वो देखते हैं कि यूज़ करा हुआ सिरिंज ना हो, क्योंकि किसी में भी चला गया और वो एड्स इन्फेक्टेड हो और वो आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाती है। एंड देन फ्रॉम इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट मदर टू इट्स फीटस, यानी कि ऐसी मदर जो एड्स इन्फेक्टेड हो और वो प्रेग्नेंट हो जाए तो वो अपने बच्चे को भी इन्फेक्ट करने का कैपेसिटी रखती है। So these are the 4 ways by which AIDS spread, acquired immunodeficiency syndrome, ठीक है। ये 4 मेन तरीके हैं। तो ये तो सिर्फ एड्स का मैंने बताया, ठीक है। हेपेटाइटिस वगैरह भी इन तरीक़ों से फैलते हैं, बट द मेन पॉइंट जो मुझे समझाना है वो ये है कि ये जो भी चीज़ें हैं इससे हम बच नहीं सकते, ओके। ये क्योंकि इनेविटेबल है, यानी है, अपने सोसाइटी में है ये सारी चीज़ें, आप इनसे बच नहीं सकते। आप मच्छरों से नहीं, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि सोसाइटी इज़ फ्री ऑफ मॉस्किटो। बाहर जाओगे तो मॉस्किटो मिलेंगे ही। मान लो आपने घर को पेस्ट कंट्रोलिंग करवा लिया तो भी ये जो मॉस्किटो है ये आपको ज़रूर से वहाँ बाहर तो मिलेगा ही, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि बचना मुश्किल है इनसे। तो वही है कि ये चीज़ें तो आएंगी, बट ये है अपने आप को जितना हम प्रिकॉशियस रख सकें, जितना प्रिकॉशन हम मेंटेन कर सकते हैं उतना प्रिकॉशन मेंटेन करना चाहिए। दैट्स द थिंग, ठीक है। तो ये तो थे मीन्स ऑफ स्प्रेड, वेरियस जो भी तरीके होते हैं फैलने के बीमारियों के, वो हो गए। और हम सब जानते हैं आजकल तो मास्क वगैरह लगाओ, आधा बचाव तो हमें वहीं से करना होता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मास्क वगैरह लगाओ तो जो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो तो बचा जा सकता है ना। खैर प्रिवेंशन का अपना एक अलग ही टॉपिक है, तो उसको नहीं देखते हैं, आगे थोड़ा सा देखते हैं कि इन्फेक्शन हो गया है ना, मान लो जिस भी तरीके से आना हो बीमारी वो हमारी बॉडी में आ गया, तो आने के बाद में ये जाते कहाँ हैं बॉडी में? क्या आके मतलब कहीं तो होगा ना, इन्फेक्ट करेंगे तो बॉडी में कहीं तो जाएंगे। तो क्या सारे बैक्टीरिया या सारे पैथोजन को पता है कि उनको कहाँ जाना है? क्या हमारे एक ही टाइप ऑफ सेल इन्फेक्ट करते हैं वो, या फिर अलग अलग सेल टाइप इन्फेक्ट करते हैं और अलग अलग सेल टाइप इन्फेक्ट करते हैं? तो होता क्या है, मतलब आपका एक और यहाँ पर टॉपिक है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, जो आपका टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है कि अब जैसे कि एड्स है, अब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है ना। तो मतलब बॉडी में एंट्री लेने के तो सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन एंट्री लेने के बाद क्या होता है ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। लेकिन सिंस एक अपना ही अलग टॉपिक है तो आई थिंक मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आती हूँ बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना पढ़ो, मीन्स ऑफ स्प्रेड पढ़ो, and enjoy and wait for my next lecture. Thank you.